जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एबी मैथ्स वाईटी। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न बैंक 2021-22 का विषय रसायन शास्त्र कक्षा 11वीं इकाई 4 रासायनिक अबंधन तथा आणविक संरचना में 2 अंक वाले प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक के हलों को देखेंगे। इस वीडियो के हैंडराइटिंग नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 अंक वाले प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे पास, यद्यपि NH3 तथा H2O दोनों अणुओं की ज्यामिति विकृत चतुष्फलकीय होती है, तथापि जल में आबंध कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है। विवेचना कीजिए। अमोनिया में नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जो सहसंयोजक बंध से जुड़ा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो इस बंध को ये जो एक लोन पेयर है ये कम प्रतिकर्षित करता है, जिस वजह से इनके बीच का ये जो बंध कोण होता है, इनके बीच का ये जो एंगल होता है ये ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन H2O में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास में 2 एकाकी युग्म होते हैं, ठीक। 2 एकाकी युग्म होते हैं, इस वजह से ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सहसंयोजक बंध जो है इसको ये क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, वो भी अधिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल कोण जो होता है यहाँ पे ये कोण कम हो जाता है, ठीक। इसलिए देखिए यहाँ पर मैंने आंसर लिख रखा है, NH3 व H2O के मध्य नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं में क्रमशः 1 व 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। H2O में O के 2 एकाकी युग्म बंध युग्मों को NH3 की तुलना में अधिक प्रतिकर्षित करते हैं, अतः H2O में बंध कोण NH3 की तुलना में कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, आबंध प्रबलता को आप आबंध कोटि के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे। तो देखिए, आबंध प्रबलता मतलब ये होता है बंध की शक्ति या उस बंध में कितनी प्रबलता से वो बंध जुड़ा हुआ है, ठीक है। और आबंध कोटि मतलब होता है बंधों की संख्या, ठीक है, बंध की संख्या। तो अगर हम बंध की संख्या बढ़ाएंगे तो आबंध प्रबलता भी बढ़ती जाएगी। जैसे सिंगल बॉन्ड में आबंध प्रबलता थोड़ी कम होगी, डबल बॉन्ड में आबंध प्रबलता बढ़ जाएगी और ट्रिपल बॉन्ड में आबंध प्रबलता सबसे ज़्यादा होगी। तो हम बंध कोटि यानी कि कोटि को हम अगर बढ़ाते हैं या बंधों की संख्या को हम बढ़ाते हैं तो इसकी जो प्रबलता होगी ये भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, यद्यपि BeH आबंध ध्रुवीय है तथापि BeH2 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, BeH अणु जो है इसमें Be पॉजिटिव आयन ले लेगा, क्योंकि इससे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला हाइड्रोजन होता है, इसलिए ये क्या करेगा, माइनस चार्ज ले लेगा और ये प्लस चार्ज ले लेगा, ठीक है। तो इसमें ध्रुवण कुछ इस तरह से होगा, इसलिए यहाँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं आएगा और ये ध्रुवीय कहलाएगा, ठीक। लेकिन BeH2 में 2 ध्रुवीय BeH आबंध होते हैं, ठीक। देखिए, एक द्विध्रुव BeH आबंध ये रहा और एक द्विध्रुव BeH आबंध ये रहा, ठीक है। अब द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो सदिश राशि होता है, ठीक है, इसलिए इसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, NH3 तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। मैंने यहाँ दोनों की संरचना बनाकर रखी है ताकि ये आपको जल्दी समझ में आए, ठीक। तो NH3 में द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा क्योंकि NH3 में NH जो आबंध होता है उसका परिणामी आघूर्ण एकाकी युग्म के आघूर्ण में योगदान देता है। कैसे, देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है ना, ये तीनों की दिशा किस तरफ है, एकाकी युग्म के परिणामी की दिशा की तरफ, ठीक। तो ये तीनों का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण नाइट्रोजन के एकाकी युग्म के द्विध्रुव आघूर्ण को योगदान देता है, जिस वजह से 3 NH बंधों का परिणाम जो होता है ये क्या हो जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। और NF3 में नाइट्रोजन तथा फ्लोरीन बंधों के परिणामी आघूर्ण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के आघूर्ण के विपरीत कार्य करता है। वो क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन से अधिक विद्युत ऋणी फ्लोरीन होता है, इसलिए यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस तरफ होती है, यहाँ पे इस तरफ और यहाँ पे इस तरफ। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है इसका द्विध्रुव आघूर्ण उधर की दिशा में है और इनका इधर की दिशा में, इस वजह से यहाँ ये एक दूसरे का योगदान नहीं करते और द्विध्रुव आघूर्ण इसका कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास,
क्या निम्नलिखित अभिक्रिया के फलस्वरूप बोरान तथा नाइट्रोजन परमाणुओं की संकरण अवस्था में परिवर्तन होता है? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में BF3 दिया हुआ है, NH3 दिया हुआ है, और इसके बाद में अभिक्रिया होने के बाद हमें ये बताना है कि क्या इनके संकरण में परिवर्तन होता है। ठीक, तो हम संकरण कैसे फाइंड करते हैं? संकरण हम फाइंड करते हैं सिग्मा बंध तथा लोन पेयर की संख्याओं का योग। ठीक है, अगर इनकी संख्याओं का योग 2 आता है तो हम कहते हैं कि sp संकरण है, 3 आता है तो हम कहते हैं sp2 संकरण है, 4 आता है तो हम कहते हैं sp3 संकरण है। तो देखिए यहाँ पे मैंने BF3 की संरचना बना रखी है। यहाँ बोरान में एक भी एकाकी युग्म नहीं है, यानी लोन पेयर नहीं है, और सिग्मा बंधों की संख्या 1, 2 और 3 है। ठीक है, तो 3 सिग्मा बंध है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ इसका संकरण क्या कहलाएगा? sp2 संकरण। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक एकाकी युग्म होता है और 3 सिग्मा बंध हैं, 1, 2 और ये 3। तो यहाँ पे इनकी संख्याओं का योग कितना आ रहा है? 4। इसलिए यहाँ पे संकरण कौन सा होगा? sp3 संकरण। अब जब इनसे कंपाउंड बन चुका है, अभिक्रिया हो चुकी है, उसके बाद में हमें बताना है कि यहाँ पे इसके संकरण में कोई परिवर्तन आया या नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो एकाकी युग्म नाइट्रोजन के पास था वो बोरान के साथ उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ जाएगा, और अब हमारे पास में यहाँ बोरान के आसपास देखिए 1 सिग्मा बंध, 2, 3, 4, तो 4 सिग्मा बंध है। इसका मतलब यहाँ अब हमारे पास में sp3 संकरण होगा, और नाइट्रोजन के पास में फिर से 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से sp3 संकरण। तो इस तरह BF3 व NH3 में क्रमशः sp2 व sp3 संकरण है। अभिक्रिया के पश्चात BF3 में sp3 संकरण हो जाता है, जबकि NH3 में संकरण अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई आबंधों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे ये एक अणु दिया है और ये एक अणु दिया है, इसमें हमें बताना है सिग्मा बंध कितने हैं और पाई बंध कितने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिग्मा बंध कैसे पता करते हैं। एकल बंध अगर है तो वो सिग्मा बंध कहलाता है, द्विबंध अगर है तो उसमें 1 सिग्मा और 1 पाई कहलाता है, त्रिबंध है अगर तो इसमें ऊपर वाले दोनों जो रहते हैं ये पाई और बीच वाला सिग्मा बंध कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे C2H2 का कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा, इसकी संरचना, और यहाँ आप अब सिग्मा बंध गिनेंगे तो 1 सिग्मा यहाँ और यहाँ बीच का 1 और ये 1, तो 3 सिग्मा हो जाएंगे, और ऊपर वाला 1 पाई और नीचे वाला 1 पाई, 2 पाई बंध यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो CH4, तो CH4 की संरचना कुछ इस तरह से बनेगी, और इसमें 1 सिग्मा और 1 पाई यहाँ। ठीक है, फिर ये सिग्मा, फिर ये सिग्मा, एक और सिग्मा, एक और सिग्मा, तो सिग्मा बंध कितने हुए? 5 और पाई बंध 1। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो के जो PDF हैं वो आपको टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, एक्स अक्ष को अंतर्नाभिकीय अक्ष मानते हुए बताइए निम्नलिखित में से कक्षक सिग्मा आबंध नहीं बनाएंगे और क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने S कक्षक की आकृति कैसी होती वो बना दिया है, P कक्षक में PX, PY और PZ तीनों की आकृति यहाँ पे मैंने बना रखी है। तो पहले वाले क में जो है 1s 1s दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ बंध बनेगा सिग्मा। ठीक है, दूसरे वाले में 1s यानी कि गोलाकार आकृति और 2px यानी ये वाली आकृति। ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, और यहाँ पे भी क्या बनेगा? सिग्मा बंध बनेगा। ठीक है, तो कहाँ हमें बताना है कि कहाँ सिग्मा बंध नहीं बनेगा। तो तीसरे वाले में देखते हैं हम, इसमें 2py दिया हुआ है, यानी कि हम ये वाली आकृति के साथ में ओवरलैपिंग करवाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से एक आकृति ये हुई और दूसरी आकृति ये हुई, तो यहाँ पे ये जो दोनों टकरा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ओवरलैपिंग होती है, इस वजह से यहाँ पे बंध क्या बनता है? पाई, और यहाँ पे बंध बनता है पाई। तो यहाँ पे सिग्मा बंध नहीं बनेगा, यहाँ ओनली पाई बंध बनेगा। ठीक है, 2py तथा 2py इसमें सिग्मा बंध नहीं बनेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास में ओनली पाई बंध बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, FeCl2 और FeCl3 में किसमें सहसंयोजी गुण अधिक होगा और क्यों। ठीक है, तो सहसंयोजी गुण को हम कैसे मापते हैं या किस तरह से फाइंड करते हैं, तो फजान नियम ने हमें बताया है कि किसी में सहसंयोजी गुण कितना है तो हम कैसे पता करते हैं उसे। जब धनायन का आकार कम तथा ऋणायन का आकार अधिक होता है तो उसमें सहसंयोजी गुण
अधिक होता है। तो यहाँ पर FeCl2 की तुलना में FeCl3 में ऋणात्मक आयन की संख्या क्या है, ज़्यादा है, यानी इसका आकार ज़्यादा होगा। तो इस वजह से फजान के नियम के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि FeCl3 में सहसंयोजी गुण अधिक होगा और FeCl2 में सहसंयोजी गुण FeCl3 की तुलना में कम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, BeF2 तथा OF2 दोनों त्रिपरमाणुवीय अणु होने के बाद भी उनकी आकृतियां अलग हैं, क्यों? देखिए, इन दोनों में BeF2 में जो संकरण होता है वो sp संकरण होता है, ठीक है। लेकिन OF2 में ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर की वजह से यहाँ पे इसका संकरण sp3 संकरण हो जाता है। तो sp संकरण में आकृति रेखीय होती है और sp3 में चतुष्फल की होती है, इसलिए इनकी आकृतियां भिन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, NH3 में HNH बंध कोण PH3 में HPH बंध कोण से अधिक है, क्यों? तो देखिए, यहाँ पे ये इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो फास्फोरस की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, और जब ये अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा तो ये जो हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध से जुड़ा है, इस बंध को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन होता है ना, देखिए, जबकि ये दोनों नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो इनमें एक एक एकाकी युग्म तो होता है, ठीक। संकरण भी दोनों में सेम है, पर फिर भी बंध कोण NH3 में ज़्यादा है और PH3 में कम है। क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन होता है जो फास्फोरस से क्या होता है, अधिक विद्युत ऋणी होता है, और ये क्या करता है, इस बंध को अपनी ओर आकर्षित करके रखता है, जिस वजह से यहाँ इनके बीच का बंध कोण जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और ये वाला जो रहता है ये सीमित रहता है जैसा का वैसा, क्योंकि ये कम विद्युत ऋणी है। तो ये इससे NH3 की अपेक्षा PH3 में बंध कोण कम रहता है, NH3 में ज़्यादा रहता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँगा और आपको सभी प्रश्नों के हल ठीक से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आगे इस चैनल पर इस तरह के वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।